trends in atomic radius. देखिएगा बेटा, अब जो बच्चे प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर, वो कौन कौन से बता दीजिए। नेचर ऑफ बॉन्डिंग से। एटॉमिक रेडियस हम लोग एटॉमिक रेडियस बताते हैं तीन टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो वो तो अलग बात होगी, पर एटॉमिक रेडियस डिपेंड किस पे करेगी। यदि हम लोग पीरियड में क्लासिफाई करें नंबर ऑफ शेल्स, Z effective and number of shells. Z effective बोले तो effective nuclear charge, and the second one is number of cells. Number of cells. तो ये थोड़ा सा बताना जरूरी है कि यदि ये मिस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होता है, सिंपल सी कहानी है कि न्यूक्लियस की जो चार्ज है यदि इंक्रीज होती है तो साइज क्या होगा? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपकी इंक्रीज हो जाती है तो एटम की साइज छोटी हो जाएगी, और नंबर ऑफ सेल्स यदि बढ़ते रहेगा तो साइज क्या होगा? इन बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो ये दो फैक्टर पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है। और यदि मैं बात करूं चलो आपसे अक्रॉस द पीरियड की, तो अक्रॉस द कांस्टेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं सारा कहानी आप डिसाइड करेगा, Z इफेक्टिव डिसाइड करेगा। और आपको मालूम है यदि पीरियड में आप ऐसे जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ कि ये वाला तो डिसाइड करता है साइज को छोटा कर, और ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, तो क्या होगा अक्रॉस पीरियड में? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। वेरी सिंपल, डिक्रीज। ओके, अब डाउन द ग्रुप, मुझे मालूम है जो बच्चे रेगुलर है वो तो रहेंगे ही, बाकी सीरियस वाले और हो जाओ। डाउन द ग्रुप देखो डाउन द ग्रुप में छोटी सी चीज मैं मिस किया था कि डाउन द ग्रुप का जो ट्रेंड है ना बहुत रेगुलर है एस और पी के केस में, बट डी ब्लॉक में थोड़ी डिफरेंट है। तो डी ब्लॉक का केस मैंने अभी नहीं डिफाइन किया आप लोगों के लिए। डी ब्लॉक इन डेप्थ हम लोग देखेंगे जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं एस एंड पी ब्लॉक के लिए आपको बता रहा हूं, ओके, क्योंकि डी ब्लॉक में थोड़ी एब्नॉर्मलिटी आती है। तो डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव इंक्रीज करती है, बट हल्का हल्का इंक्रीज करता है। यदि आप डाउन द ग्रुप आओगे तो हल्का हल्का Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। तो साइज जो Z इफेक्टिव छोटा करेगा वो हल्का हल्का छोटा कर सकता है, बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। इंक्रीज एक एक करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। अब बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो ये तो बहुत बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है, दिस वन इज अ डोमिनेंट फैक्टर है। और आपको मालूम है कि डोमिनेंट फैक्टर ये कम करने की कोशिश कर रहा है और ये ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा डोमिनेंट जो है वही डिसाइड करेगा। तो ज्यादा डोमिनेंट है आपका नंबर ऑफ सेल्स, तो आपका डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगी, है ना। ये बताया आपको कहानी कि मानो एक लड़का है, उसको इधर खींच रहा है, कोई इसको इधर खींच रहा है, ठीक ऑपोजिट। इधर 50 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। ये बच्चा इधर खींचाएगा, क्यों खींचाएगा इधर? क्योंकि ये डोमिनेंट फैक्टर है इधर। तो ये कहीं ना कहीं छोटा करने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा ग्रुप करने की कोशिश कर रहा है।
तो डोमिनेंट फैक्टर जो है वही लागू हो, उसी के ओर जाएगी, तो ऑब्वियसली उसी के ओर जा रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रही है पाई बार, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है, ये सबको मालूम है, बहुत सिंपल सी कहानी है। ओके, और एक छोटी सी डिस्कशन हुई थी आयनिक रेडियस के बारे में भी, तो बहुत शॉर्ट में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आयनिक रेडियस, यदि ये एक पेरेंट एटम है और ये X प्लस है और ये X माइनस, तो X प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं कि एनायन बोलते हैं? कटायन कैटायन पॉजिटिव चार्ज कैटायन बोलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं। ओके, और इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू पेरेंट न्यूट्रल एटम। ऐसा क्यों, ये भी एक्सप्लेन किया था। सपोज करो इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब मानो एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया और X प्लस चार्ज आया इस पे, तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुआ पर इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, बहुत अच्छा है, 1:1 के रेशियो में संभाल रही है। और यहाँ पे हम 8 प्रोटॉन 7 को संभालेगा, कम को संभालना है। जब कम को संभालना है तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, साइज को छोटा करेगा कि बड़ा करेगा? छोटा। सिंपल सी बात है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको तेजी से खींचेगा। अब वही यदि कोई सिस्टम है यहाँ पे, इसके पास 8 प्रोटॉन है, अब मान लो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो बढ़ गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को बहुत आराम से संभाल रहा है, बट 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएगा अच्छे से। कोई इलेक्ट्रॉन भागेगी थोड़ी दूर, और दूर भागेगी तो क्या, साइज को बड़ा कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनायन की जो साइज होती है, एनायन साइज इज बिगर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम बोलने का मतलब न्यूट्रल एटम। कैटायन साइज इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। सबको याद रहेगा नहीं वाला? जो बच्चे एब्सेंट थे प्लीज शॉर्ट में रिवाइज कर दिया, तो कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो मुझसे बेटा, क्योंकि इससे मैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और पूछे भी जाते हैं। बोलिए। आई सपोज किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से टॉपिक, आगे बढ़ सकता हूँ? यस। चलो, और बहुत डिटेल्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एब्सेंट थे पुरानी वाली वीडियो को एक बार देख लेना। ओके, चलिए बेटा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा एटम की रेडियस और आयन की रेडियस कुछ डाटा के साथ समझाने का कोशिश करूंगा। ओके, देखिए कुछ मैं न्यूट्रल एटम लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके आयन का मैं आपको रेडियस दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं ले रहा हूं सोडियम। बेटा सोडियम का जो एटम होता है, और मैं चलो और एक दो एग्जांपल्स आपको लेता हूं। सोडियम मैग्नीशियम आर्सेनिक, सोडियम का जो न्यूट्रल एटम का एटॉमिक रेडियस जो होता है बेटा 186 पाइकोमीटर। पाइको मालूम है कितना होता है? 10 टू द पावर -12। तो सोडियम का यदि आप न्यूट्रल एटम लेते हो तो इट्स 186 पाइकोमीटर। मैग्नीशियम का लेते हो तो इट्स 160 पाइकोमीटर। एल्युमिनियम का लेते हो तो 143 पाइकोमीटर। अब देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है, तो इसकी हो जाती है 102 पाइकोमीटर Na+ की रेडियस। ओके, Na+ की रेडियस देखो, इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन हो गया ज्यादा, तो अब कम इलेक्ट्रॉन को संभालना है,
तो कम इलेक्ट्रॉन को संभालना है तो ज्यादा तेजी से खींचा अपने ओर, तो आयन जब बना साइज को छोटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैग्नीशियम जब स्टेबल होती है तो मुझे एक बात बताओ, कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल? दो 2 2 तो इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब स्टेबल होगा, तो मैग्नीशियम की साइज जो घट के आ जाती है 72 पाइकोमीटर, ओके 72 पाइकोमीटर के आसपास आ जाता है। अब ये अल्युमिनियम कितना यूज करता है? 3 जब बनेगा तो इसकी साइज भी काफी रेड्यूस होती है, तो 54 पाइकोमीटर के आसपास। तो ये डाटा आपको रटना नहीं है, आओ बस आपको मैं एक एवोल्यूशन के लिए डाटा दिया हूं कि आप चेक करो कि डिक्रीमेंट किस हिसाब से होगी। देखो आयन बन रहा है, न्यूट्रल एटम आयन बन रहा है, तो साइज घट रही है, घट रही है। क्यों? कम इलेक्ट्रॉन को आप संभालना तो साइज को छोटी कर देगा। अब चलो ये तो कुछ कैटायन का मैंने बात किया, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन का बात किया। गॉट इट? अब मैं कुछ एनायन का बात करता हूं। नाइट्रोजन लेता हूं, ऑक्सीजन लेता हूं, फ्लोरीन लेता हूं, इसकी न्यूट्रल एटम का मैं रेडियस बताता हूं आपको और आयन का बताता हूं। नाइट्रोजन यदि इसका आप एटॉमिक रेडियस देखोगे 75 पाइकोमीटर, दिस वन इज 73 picometers and this one is 72 picometers, but NCERT में देखोगे तो आपको डाटा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। This data has been taken from a relevant source जो IUPAC ने वेरीफाई किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने वेरीफाई किया इस डाटा को। बट चलो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है तो सारे एग्जाम्स उसी को फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली आप जो भी एग्जाम दोगे तो उसका डाटा भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, तो थोड़ा सा डिफरेंस शो करता है। 74 पाइकोमीटर इसको बताता है, इसको 66 पाइकोमीटर बताता है एंड इसको 64 पाइकोमीटर। लीव इट, अब मैं ऑथर पे नहीं जाऊंगा, बट दिस इज आल्सो अ वेरीफाइड डाटा। बट ट्रेंड आप देखो इसका सबसे ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर और ये दिमाग में रखना, ठीक है ना? आपको डाटा याद करने का चक्कर नहीं है, दोनों चीज यही बता। अब हमें जो मेन ध्यान देना है आयन पे। अब मुझे बताना बेटा, आयन जब बनेगा तो साइज घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा साइज। नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी तो साइज ऑब्वियसली बड़ी होनी है उसको। और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है? चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन। So 3 electrons. 3 इलेक्ट्रॉन। So 3 electrons. नाम क्या है कोई बता सकता है? The 3 electrons plus उस आयन का क्या नाम है? जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो N3 माइनस आयन बनता है, नो डाउट। उस आयन का नाम nitride cells. वेरी गुड, नाइट्राइड आयन बोलते हैं उसको। तो इसका जो साइज होता है इट्स समथिंग 146 पाइकोमीटर, ये N3 माइनस, ओके N3 माइनस 146 पाइकोमीटर, और ये वाली हो जाती है 140 पाइकोमीटर, ओके O2 माइनस, और दिस वन विल बी 133 पाइकोमीटर फॉर F माइनस, ठीक है ना? F माइनस की साइज काफी छोटी होती है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी इसकी साइज होती है फ्लोराइड आयन, 133 पाइकोमीटर। तो देख रहे हो आप कि आयन बनने पे साइज बढ़ रहा था, ओके ये ध्यान देना, आपको ये ट्रेंड ध्यान देना, ओके अंडरस्टूड? तो आइडिया आपकी क्लियर हो गई होगी आई सपोज। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कैटायन बना साइज छोटा होता है, एनायन बनता है तो साइज बड़ी होती है एक्सेस इलेक्ट्रॉन के आने से। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब जल्दी जल्दी आप बताओगे मुझे इसका आंसर। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of signs,
ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास Ca2 प्लस Mg2 प्लस Sr2 प्लस। कौन मुझे इसका आंसर बता सकता है? जल्दी सोचो, 10 से 15 सेकंड टाइम ले लो और जल्दी बताओ। लिथियम पहले होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, उसके बाद फिर कैल्शियम। पहला कौन सा होगा? कैल्शियम। पहला स्ट्रोनियम होगा। पहले स्ट्रोंटियम होगा, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड कैल्शियम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं। अब देखो, ये तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, देख के ही पता चल रहा है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आपको मालूम है, यही सब दिया हुआ है। अब सब में इक्विवेलेंट चार्ज है, तो इक्विवेलेंट चार्ज है तो हटा दो, चार्ज को इग्नोर कर दो। अब ये ध्यान देना कि जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे है वो सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। तो नंबर थर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा है तो सबसे पहला ही होगा, सबसे बड़ा सबसे पहले। तो Sr2 प्लस सबसे छोटा, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा, ठीक है ना? अब क्या है, मैग्नीशियम या सॉरी कैल्शियम आएगी, नेक्स्ट इज कैल्शियम, ओके। और सबसे छोटा कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है, तो ये सबसे बड़ा, नेक्स्ट छोटा, सबसे छोटा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बड़े। समझ आई सबको? कोई दिक्कत नहीं? नहीं आई? आ गई सर। ओके। K प्लस S2 माइनस Cl माइनस, चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान देना। So sulfur, chlorine and potassium. तो पहले नहीं सर, पोटेशियम। गुड। देखो, जिसपे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा बड़ा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे सल्फाइड आयन पे, तो सबसे बड़ा है, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट इस पे है तो क्लोराइड नेक्स्ट बड़ा, और फिर सबसे छोटा K प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ओके। सर हाँ बेटा, सर लेकिन सर आप तो बोले क्रॉस द पीरियड जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है सर, वो डिक्रीज होता है सर। ये बेटा देखो चार्ज आ गई है, चार्ज पे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? अच्छा ओके ये दो सर। सबका पीरियड चेक कर लो, चार्ज भी है, ओके। चार्ज, एक ही इलेक्ट्रॉन रहती है पोटेशियम की लास्ट सेल में, वो निकल गई, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में चार्ज पे डिसाइड करना, ठीक है? अब ये बताओ, तो पहले सर 3 प्लस So Cr2 plus Cr3 plus 2 प्लस कौन बड़ा है? कौन थ्री। बड़ा है? CR3 प्लस Cr2 plus 3 प्लस Cr2 प्लस बड़ा है सर। Cr2 प्लस बड़ा है। So Cr2 plus Cr2 प्लस Cr2 प्लस, देखो Cr2 प्लस Cr3 प्लस कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तब ना बना। देखो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ती है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगी तब ना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, जब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका साइज तो छोटा ही होगा, है कि? Cr2 प्लस की साइज बढ़ी। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर जैसे सर आप बोले कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन सर ये लूज करेगा, 3 प्लस है, तो सर ये भी तो 2 प्लस है सर, उससे भी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सर। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना लूज किया बेटा,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना निकला हुआ है, ठीक है। इसमें बताओ कौन बताएगा? तो दिमाग लगाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सर पहले एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम। सर पहले नाइट्रोजन जैसा है और सर वही रहेगा, सिर्फ साइन वहां पे लग जाएगा। जैसा है arranged वही है। रहेगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया, और अभी चार्ट भी अभी यही मतलब पढ़ाया था मैंने, चार्ट डाटा में यही दिखाया था। नाइट्रेट सॉरी नाइट्राइड आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, समझ रहे हो क्या कहानी है? कहां से संभालेगा उसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर, साइज बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी। नेक्स्ट बड़ी, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो थोड़ा छोटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और छोटा, सबसे छोटा एल्युमिनियम का, उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो चार्ज वाला कहानी जहां हो जाएगा ना बेटा, तो दिमाग यही लगाना, ठीक है ना? तो क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट सबको? समझ आ गई? यस सर। चलिए अब चलिए एक अच्छी क्वेश्चन है जी में 2015 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बेटा भी इसको। यस सर। दिस इज जी में 2015, देखिएगा। द आयनिक रेडियस of N3 minus O2 minus F minus in respective order is A 1.46 respective order in angstrom is 1.46 comma 1.33 comma 1.40 1.33 C 1.46 1.33 D 1.33 1.46 1.4 कौन सा? सर ऑप्शन C सी नंबर। सर, सी। सर सी सी यस ऑप्शन सी। आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि डाटा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर क्या ये डाटा वाला क्वेश्चन है? नहीं, नो सर। डाटा वाला क्वेश्चन नहीं है। उसने सिंपल दिमाग क्या लगा दिया, आपको बोल दिया आयनिक रेडियस ऑफ नाइट्राइड ऑक्साइड एंड फ्लोराइड इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर इन एंगस्ट्रॉम। तो आपको सिंपल समझ आना चाहिए कि उसने एक ऑर्डर पूछा है जस्ट आपसे। अब वो वैल्यू कुछ भी दे, वो तो उसकी मर्जी, बट हमको ये मालूम है कि इसकी साइज सबसे बड़ी होगी, फिर इसकी छोटी होगी और ये सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी। नेक्स्ट, समझ आ गया? यस ओके, यस सर। बेटा मुझे बस 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा बारिश में भीग गया हूँ, 1 मिनट में ब्रेक।
थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अच्छी चीज है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी टॉपिक। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो जस्ट थोड़ा सा मैं जब डेफिनेशन लिख रहा हूं तो समझने की कोशिश। इट रिप्रेजेंट्स द amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state। बस एक 30 सेकंड के लिए इस डेफिनेशन को पढ़ो आप। अब आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आप सभी को बताया था पहले कि ये क्या कहानी है कि न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़ के तो रखा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालने के लिए कुछ एनर्जी तो लगाना पड़ेगा इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट, ऑब्वियस सी बात है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एटम से, उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बट डेफिनेशन में कुछ और वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसे हम लोग देखते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब समझो एक पल के लिए कि एटम तो अकेला नहीं रहता है नॉर्मली, एटम तो बहुत सारे एटम साथ में रहते हैं। बहुत सारे एटम साथ में रहते हैं। अब समझ लो एक पल के लिए कि मैं ये वाला जो एटम है जिससे मैं न्यूक्लियस ड्रॉ किया हूं, उससे मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये जो बीच वाला एटम था, इसकी जो इलेक्ट्रॉन थी वो क्या बगल वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स के अंडर में नहीं रहेगी? रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम में है उस पे बगल वाली एटम की रिपल्सिव फोर्स भी पड़ेगी और बगल वाली एटम की न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स का भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस पे कुछ और फोर्सेस का इंपैक्ट है बगल वाले एटम से, अट्रैक्टिव फोर्स अगल बगल के न्यूक्लियस से, रिपल्सिव फोर्स अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को जो मैंने निकाला वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो वो गलत, वो गलत, क्योंकि दैट इज अंडर सम इंपैक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एटम को कुछ एनर्जी देके निकाल दें। ओके, और जब एक पर्टिकुलर एटम को आपने अकेला कर लिया और उसके आसपास कोई एटम नहीं है, तो नॉर्मली ऐसा क्या होता है, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में ही ना पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं। तो मैंने एक एटम को निकाल दिया और एटम्स को इतना दूर कर दिया है कि वो गैसियस स्टेट में आ गई। अब ये एटम आ गई गैसियस स्टेट में, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कोई भी आसपास वाले एटम के फोर्स के इंपैक्ट में नहीं होगा। अब इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालें, तो जो एनर्जी आपने लगाया दैट इज आयोनाइजेशन। ओके, और एक बात, जिस एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है।
ग्राउंड स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेंगे। ओके, तो अब इस डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बताती है कि कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी बोले तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यदि हमको रिमूव करना है एक इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यदि हमको रिमूव करना है एक इलेक्ट्रॉन। किससे? एक आइसोलेटेड एटम से। आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम से, जो कैसे फेज में है, गैसियस फेज में है और अपनी ग्राउंड स्टेट में रहनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहनी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में यदि कहीं आप आइसोलेटेड नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगी डेफिनेशन। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ग्राउंड स्टेट भी इंपॉर्टेंट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी सिंपल, एक अकेला आइसोलेटेड एटम है जो गैसियस स्टेट में, उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला जिसको मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? अब देखिए ये वाला एक गैसियस और मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये क्या बनेगा? ए प्लस गैसियस। ए प्लस ओके, ए प्लस गैसियस। एक इलेक्ट्रॉन निकल गई तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी इसमें। एक इलेक्ट्रॉन, देखो जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ रही है, तो दिस वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1। इसे मैंने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दैट इज पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पे यहां पे लिखता हूं, ठीक है, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1। मैं अब क्या करता हूं, ए प्लस गैसियस जो बना है उससे और एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो क्या बनेगा? ए प्लस प्लस ए प्लस A2 प्लस A2 प्लस A2 प्लस गैसियस, इसको मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अब मेरी बात सुनिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 सिर्फ दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। ठीक है ना, ये दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने की। अब मानो A2 प्लस गैसियस से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो क्या बनेगा? A3 प्लस A3 plus आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो तीसरी इलेक्ट्रॉन निकालने का एनर्जी होता है आयोनाइजेशन एनर्जी 3। अब इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट फंसी हुई है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोले तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ज्यादा होगी, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। सपोज करो ये आपको, ठीक है, सपोज करो ये आपको, और आपके पास आपका एक दोस्त आया एक दिन और बोला कि दोस्त 100 रुपया उधारी दोगे? तो तुम बोले हाँ दोस्त को दे सकते। तो आपने क्या किया, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन 100 रुपया है, आपने 100 रुपया उधारी दे दिया। अब आप तो घाटे में आ गए, A प्लस गैसियस बन गया। ओके, अब मानो फिर दूसरा दिन हुआ और दूसरा दिन फिर आपका दोस्त पहुंच गया, दोस्त 100 रुपया दोगे? तो आप क्या करोगे, बहाना बनाओगे, बोले क्या यार आज कहाँ से पैसा आएगा, कल तो दिए ही थे ना। फिर आपका दोस्त बोले नहीं यार दे दो ना, बहुत जरूरी है, ऐसा बात है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घर में डांटेगा। तो आप बोले कि ठीक है ले लो, चलो दोस्त हो यार मदद कर देते हैं। तो आपने और 100 रुपया दे दिया, मानो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आप बन गए A2 गैस। तो यहाँ पे आपके दोस्त ने आके आपसे जो बात बोली, वहां पे उसने कुछ ताकत लगाया और आपसे पैसा निकलवा लिया 100 रुपया। दूसरा दिन आया तो थोड़ा बड़ा बहाना मारा, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो आपने क्या किया, दूसरा दिन उसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा लगा, तब जाके आपसे पैसा निकला। फिर मानो तीसरा दिन पहुंच गया,
बोला कि दोस्त आज 100 रुपया दोगे उधारी, यार आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कहीं घूमने जाना है, ऐसा ऐसा बात है, और क्या पता है तुमको घर में कोई पैसा नहीं देगा, तो आप क्या पैसा दोगे उसको? दोगे? नो सर, नो सर। नहीं दोगे, फिर भी वो कसम उसम खा लेगा कि यार आज लास्ट दे दे, जो है तुमको कुछ भी करना, मेरा मोबाइल रखना रख ले, पर पैसा हमको दे दे। तो आप क्या बोलोगे? यार ले लो दोस्त। तो आप चलो फिर एक दिन दे दिए उसको पैसे। तो एक्चुअली जो तीसरा दिन उनको बहाना बनाया आपसे पैसा निकालने के लिए, दैट इज मच ग्रेटर। अब मानो सर वो उसमें फिर चौथा एनर्जी दिन ज्यादा पहुंच लगे। गया, दोस्त 100 रुपया दोगे, और तो आप क्या बोलोगे? दोस्ती राम राम, तू अपना रास्ता हम अपना रास्ता। चौथा दिन फिर दोगे क्या पैसा? नो सर। वो नहीं सर दो। कसम खा के नहीं देंगे। कहानी यही होती है एटम के भी साथ। आपने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तीसरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, पर कभी आपने देखा है A4+ आयन डेवलप होते? नहीं। नो 4+ चार्ज तो बहुत कम डेवलप होती है, ना के बराबर डेवलप। तो आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है बेटा कि कौन वाली आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे बड़ी होती है? सर A3+। 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 नहीं, Ie3 है ना। Ionization energy 3 is much greater than ionization energy 2 और ionization energy 1 is सबसे कम। पहला दिन पैसा निकालने में सबसे कम ताकत लगाता है, और क्या चौथा दिन तो राम राम हो गया, ठीक है। तो आई सपोज आपको ये कहानी समझ आ गई होगी कि टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज मच टफर, और आपको इसके पीछे का टेक्निकल रीजन भी मालूम है। इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो चार्ज भी न्यूक्लियस की ज्यादा होते जाएगा, तो ज्यादा ताकत से पकड़ लेगा इलेक्ट्रॉन को, निकलने नहीं देगा उसको, है कि नहीं? तो ये वाला लिख लो, फिर आगे बढ़ो। हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Factors on which ionization energy depends। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर सकती है? आप थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना, मैं जब पूछूंगा। सर एनर्जी पे डिपेंड। एटॉमिक रेडियस यदि इंक्रीज कर रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होगा? सर लो Increase होगा सर। डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। सर डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज डिक्रीज सर डिक्रीज। एक छोटा एटम है, ये एक बड़ा एटम है, और मानो कि ये और बड़ा एटम है, तो इसको जो ये अट्रैक्शन रखा है, इसकी जो ये अट्रैक्शन है, इसकी जो अट्रैक्शन है, सबसे कम बड़ी वाली में हो, तो इसको निकालना काफी आसान होगा, कम एनर्जी देना। तो यदि आपकी एटम की रेडियस बढ़ती चल जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटे। वेरी सिंपल, ओके, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते। तो यदि मैं बात करूं डाउन द ग्रुप का, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा एटम इंक्रीज होगा सर। सर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज इंक्रीज होता है सर, इंक्रीज होती है, छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा, है ना। जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ते चल जाती है,
तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बहुत कम एनर्जी लगेगी आपको यदि नीचे के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। कुछ एग्जांपल देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है यहाँ? Cesium. सीजियम से सर। ठीक है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम सीजियम की होगी। ओके, और यदि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जहां पे Yes. एक एटम इलेक्ट्रॉन Yes, sir. निकालते हैं हम लाइट डाल के। एग्जांपल दिया था पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। देखो इन सब की साइज काफी बड़ी हो जाती है, लाइट पड़ने से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और सबसे आसान होता है सीजियम से निकालना है। ओके, अब फ्रांसियम मत बोलना क्योंकि फ्रांसियम एक रिसर्च एरिया है अभी। ओके, तो फिर रिसर्च चल रही है। तो आई गॉट, चलिए अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है? घटती है, घटता है, डिक्रीजेस होता है एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा? सर। डिक्रीज होगा। घटेगा सर। चार्ज बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस की चार्ज बड़ी होती जाएगी तो साइज क्या होगी? छोटी होती जाएगी ना। ओके, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इंक्रीजेस। देखो जैसे ये साइज है, फिर साइज छोटा हो गया, छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया। तो एक छोटा से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत दिक्कत पड़ेगा ना न्यूक्लियर चार्ज को पकड़ के। तो ये तो हो गई जनरल ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। और फैक्टर, पहला फैक्टर जो डिपेंड किया वो एटॉमिक रेडियस फैक्टर, चार्ज। सपोज करो आयोनाइजेशन m प्लस है, आयोनाइजेशन एनर्जी m2 प्लस है। कौन सबसे ज्यादा ताकत लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में? Sir, एक M2 इलेक्ट्रॉन, plus. Action energy of M2 plus. है ना, क्योंकि चार्ज जैसे ही बढ़ते चल गई ज्यादा ताकत लगेगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ रही है तो साइज छोटी होती है, ठीक है ना। और जब साइज छोटी होती चल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आपको दिक्कत। तो आप बोल सकते हो इसलिए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा यहाँ पे, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ये निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2, और ये निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है ना, समझ आ गई कहानी? क्लियर? तो दूसरा फैक्टर है चार्ज। तीसरा फैक्टर मैं समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं किया है अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड का मैंने एग्जांपल नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ थोड़ा देर में, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर अक्रॉस द पीरियड के एग्जांपल के साथ तीसरा इफेक्ट समझाओ, ठीक है। आगे बढ़ो, मिटा दूं? देखिए थर्ड इफेक्ट का नाम है पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होती है मैं समझाता हूँ। ओके, पेनिट्रेशन इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट ये क्या है तुम बताओ। यदि मैं आपको ये ऑर्डर दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या ट्रेंड एक्सेप्ट कर? इंक्रीजेस।
एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप Decrease. increase कर रहे हो? यही वाला एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि दिस इज पीरियड। कौन से पीरियड है? सेकंड पीरियड है। लिथियम बेरिलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लूइड। मैं एक्सेप्ट किया, मैं एक्सपेक्ट किया कि ये बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन। क्योंकि साइज छोटी होती जाएगी अक्रॉस द पीरियड, और साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ये मैंने एक्सपेक्ट किया, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बोरॉन पहले आती है, बेरिलियम नेक्स्ट आता है, और नाइट्रोजन इधर आता है, और ऑक्सीजन आपकी पहले आती है। ओके, क्यों होता है? इसको एक्सेप्शन के रूप में मत याद करना। यदि बोल दोगे सर एक्सेप्शन है इसलिए याद कर लेते, रट लेते, नहीं। केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट क्या बोलता है, एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में लॉजिक है हर चीज। तो चलो हम लोग इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। एक्चुअल यदि आप ट्रेंड देखो, एक्चुअल ट्रेंड जो है लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? बोरोन पहले क्यों आ गया, बेरिलियम पीछे क्यों चल गया, ऑक्सीजन पहले क्यों आ गया, नाइट्रोजन पीछे कैसे चल गया, उसको समझते। तो यहाँ पे पहली कहानी हम लोग समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। ओके, आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बोरोन, क्या ऐसे बोल देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करें। ओके, तो इसके रीजन को हम लोग देखते हैं। इसकी रीजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बोरोन का सॉरी बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा? बेरिलियम 4 होता है ना? यस सर। 2s2 2s2। बोरोन कितना होता है? 5। 1s2 2s2 2p1। आप देखो एक बात बेटा कि बेरिलियम के केस में आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s से निकालना है, जो एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल है ना। बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल से, ठीक है। और बोरोन के केस में इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऐसा ही ऑर्बिटल से जो ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुल फिल्ड है, क्योंकि आपको मालूम है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो क्या ये वाला हाफ फिल्ड है? नहीं। तो 6 होती है ना, 3 रहता है, हाफ फिल्ड होता है कि नहीं। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो नाइदर हाफ फिल्ड है ना तो फुल फिल्ड है, और पर ये वाला फुल फिल्ड है, 2s बड़ी हुई। ओके, तो ये एक पहला रीजन समझ रहे हो कि एक बड़ा हुआ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा दिक्कत है, ये तो सबको मालूम है। बट चलो ये कहानी हटाओ, इसको मैं इग्नोर कर भी देता हूं। तो दूसरा एक कहानी समझना है यहाँ। ओके, एक्चुअली यदि मैं लिखूं S P D F, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4s 4p 4d 4f। ओके, क्योंकि f तक 4 ही वाले में स्टार्ट होता है, इसलिए एग्जांपल लेता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। देखो ये जो 4s ऑर्बिटल होती है या s ऑर्बिटल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होती है, सबसे क्लोज होती है s वाली ऑर्बिटल। फिर नेक्स्ट क्लोज होता है p ऑर्बिटल, फिर d बहुत दूर होता है, और f और दूर होता है। मतलब क्या है, न्यूक्लियस के काफी सामने s ऑर्बिटल्स होते हैं और f ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से काफी दूर। तो हम लोग बोलते हैं कि s ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा पेनिट्रेटेड है, न्यूक्लियस के तरफ थोड़ा अंदर है, ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन
मेरी ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन आप लोग समझो। तो S सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड है न्यूक्लियस के सबसे सामने में, एक एग्जांपल से आपको बताया S ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस सबसे सामने, फिर p ऑर्बिटल b दूर होती है न्यूक्लियस से, f ऑर्बिटल और दूर होती है। तो जब आप S से इलेक्ट्रॉन रिमूव विंग इज टफ, क्यों टफ है? क्योंकि भैया ज्यादा पेनिट्रेटेड है न्यूक्लियस के तरफ, ओके, ज्यादा पेनिट्रेटेड है न्यूक्लियस के तरफ, ज्यादा न्यूक्लियस के तरफ, तो ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ है तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा इंपैक्ट में अट्रैक्टेड है तो वो नहीं निकल सकता, तो इलेक्ट्रॉन रिमूविंग इज टफ, ठीक है ना। और F जो है न्यूक्लियस से काफी दूर होती है, और न्यूक्लियस से जो चीज दूर होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन रिमूविंग इज इजी। तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सामने कितना है, तो s ऑर्बिटल नॉर्मली बहुत सामने होती है, f ऑर्बिटल इसमें, ओके, p से तो 2s है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दोनों का सेम है, 2 है, 2 है, निकालना है सेकेंडरी स्केल से, बट सेकेंड स्केल के 2s ऑर्बिटल से निकालना है और ये 2p ऑर्बिटल से निकालना है। तो आपको आसान इलेक्ट्रॉन निकालना किससे होगा? इससे निकालने में इलेक्ट्रॉन आसानी होगी, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना? सर 2p इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। रीजन क्या है? p इलेक्ट्रॉन या p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस पेनिट्रेटेड, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए तो आयनाइजेशन एनर्जी इसमें कम लगती है और इसमें आपको ज्यादा लगता है। तो मेन रीजन एक्चुअली इसका यही है कि s ऑर्बिटल काफी क्लोज है न्यूक्लियस का, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना। तो आई सपोज आपको वैलेंस का कहानी समझ आ गया होगा, तो इसका रीजन है s ऑर्बिटल इज मोर पेनिट्रेटेड towards the nucleus, ओके। आई सपोज आपको समझ आ गया होगा, इसलिए बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कंपेयर टू बेरिलियम, इसलिए ये ऑर्डर थोड़ा रिवर्स हो। समझ आ गई? एक्सेप्शन नहीं है, रीजन है, ठीक है। अब वो वाला भी समझना है। अच्छा ये वाला कोई बता सकता है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा दिमाग लगा सकते हो? सर n में हाफ फील्ड रहता है p ऑर्बिटल में। ऐसे ही तो केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री में लॉजिक की कमी नहीं है। देखो जो हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस, एक्चुअली एक्सेप्शन हम लोग वहीं पे पकड़ के चलेंगे जहां पे समझो एक पल के लिए कि कोई चीज हमको समझाने के लिए आपको 2-3 घंटे का लेक्चर देना पड़ेगा। अब 2-3 घंटे का लेक्चर देना बेकार है क्योंकि आपके आईआईटी में वो सब लेक्चर पूछने वाला नहीं है, तो अब 2-3 घंटे का लेक्चर से अच्छा है कि 2 मिनट की कोई चीज याद कर, ओके। बट जहां पे छोटा मोटा क्या बोलता कहानी है या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है उसको क्यों नहीं समझ लेना? तो एक्सेप्शन नहीं, केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट एक्सेप्शन, बदनाम नहीं होना चाहिए, ओके, इट्स फुल लॉजिक, ओके। तो ये सब बच्चा समझ ही गया होगा, इतना तो तुम लोग चालाक होगी। 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का क्या है? जल्दी जल्दी बोलो सर 4। अब मुझे एक बात बताओ कि हाफ अब बेटा बताओ, आप फील्ड वाले से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? वो एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं निकाल, नो सर। उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए देखो ऑक्सीजन के बाद में आ रही है। और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन यदि एक लूज कर देता है तो कैसा बन जाएगा? स्टेबल स्टेबल हाफ स्टेबल, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो आप ऑक्सीजन तो खुशी खुशी चाहेगा निकाल एक इलेक्ट्रॉन फटाक से और हाफ फील्ड हो जाएंगे हम। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से निकालना काफी आसान है,
क्योंकि उसके तो हाफ फील्ड बन जा रहा पड़ा। ओके, तो समझ आ गई। तो एक और रीजन हो सकती है जो मैंने साथ में समझा दिया आपको, एंड एक्स्ट्रा स्टेबल ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा स्टेबल ऑर्बिटल्स। चौथा रीजन। आप मुझे एक बात बताओ, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। काहे नहीं निकाल सकते हैं? नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है अपने पीरियड में। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि भैया उसका तो फुलफिल्ड रहता है, तो फुलफिल्ड वाला काहे इलेक्ट्रॉन निकालेगा? नहीं निकालेगा ना। तो एक और लाइन आप लोग लिख लेना कि the ionization energy of noble gas is maximum in their group. उससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है। ओके, मिटा दें इसको कि जल्दी से स्क्रीनशॉट मारोगे? मिटा दी। हो गया, चलो बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वो वाला देखना, सेकंड और थर्ड पीरियड में थोड़ी गड़बड़ होती है, ठीक है ना, आगे पीछे होता है। लिख ही देता हूं, नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन इट्स पीरियड, क्योंकि बड़ा दिक्कत है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, वो फुलफिल्ड रहता है। ओके, याद रहेगा। और एक सर क्या एक होती है, बोलो सर नोबल गैसेस क्या लिखे सर? हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बढ़ते हैं। यस सर। एक है आप स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, जो बच्चा एब्सेंट था, मेरी रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में किया हूं। जो बच्चा एब्सेंट था, प्लीज 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 उस वीडियो को देख लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे इनऑर्गेनिक सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है मैंने वहां पे। ओके, और उसकी बॉन्डिंग से डायरेक्ट रिलेशन है कहीं नहीं, देख लेना सब। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब स्क्रीनिंग इफेक्ट भी एक रीजन होता है जिसके तहत आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो गैलियम का है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो एल्युमिनियम का है, नॉर्मल क्या होना चाहिए? नॉर्मल आपको क्या लग रहा है? सर एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सर एल्युमिनियम की ज्यादा होता है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आपको देख के तो यही लग रहा होगा कहानी कि एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं? यस बट ऐसा नहीं यस है। ये गड़बड़ है। अब क्यों गड़बड़ है ये समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। नॉर्मली तो एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, बट यदि मैं आपसे एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोलूं तो आप क्या लिखोगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं नोबल गैस के साथ, नियॉन, ठीक है ना। फिर 1s2 2s2 3s2 थर्ड पीरियड में आएगा बेटा, ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, ठीक है ना। नियॉन 10 हो गया, ठीक है ना। फिर 3s2 3p1, ठीक है। अब वही गैलियम का आपसे मैं पूछूं तो गैलियम कितना है? 30। ओके, तो गैलियम का कहानी होगा नियॉन, फिर 4s2 18 2 20, फिर क्या आएगा? क्या आर्गन होगा ना? सर आर्गन
सर आर्गन 4:3 ठीक है, आर्गन 18, 2 20, 10 30, फिर 4p1। ठीक है ना, ये कहानी है। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूँ एक्चुअली क्या है, तो आपको तो ये नजर आ रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, डी ऑर्बिटल भी 10 इलेक्ट्रॉन लाके आ गया, तो उसको तो सील करना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज को क्या करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, और साइज को क्या कर देना चाहिए, बड़ा कर देना चाहिए, है ना। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए बीच में तो एक्स्ट्रा सील्ड करेगा, जब एक्स्ट्रा सील्ड करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज और कम पहुंचेगा बड़ा बाहर, जब न्यूक्लियर चार्ज बाहर कम पहुंचेगा तो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आपको यही लग रहा है कि गैलियम की साइज बड़ी होगी, और गैलियम की साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए इसका, बट यहाँ पर उल्टा कहानी दिखता है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, हमने क्या सोचा कि मानो कि ये गैलियम है, हमने सोचा चलो एस है, फिर डी ऑर्बिटल है, और फिर जाके पी आया, ठीक है ना, और पी आया। तो हमने सोचा कि डी ऑर्बिटल बीच में आ गया भैया, फिल्टर करना चाहिए अच्छा से। मेरा दिमाग में था कि लोहा का दीवार है, अच्छा से फिल्टर हो जाएगा और साइज बड़ी रहेगी, और साइज बड़ी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। बट सचमुच में ये दीवार निकला जाके एक खोखला दीवार निकला। अब खोखला दीवार निकला तो न्यूक्लियर चार्ज को वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाया। जब न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से फिल्टर नहीं किया तो न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक गया, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कस के खींच लिया अपने तरफ। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लिया अपने तरफ तो अब उसको निकालना तो दिक्कत है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए गैलियम की ज्यादा होता है। द मेजर रीजन इज पुअर सील्डिंग ऑफ d orbitals। ओके, देखो बेटा ये ध्यान में रखना है, जो डी ऑर्बिटल होती है ना वो चार्ज को उतना अच्छा से फिल्टर नहीं कर पाती, एकदम दिमाग में बैठा के रखना। जो डी ऑर्बिटल रहती है वो चार्ज को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, और ये रीजन को और डेप्थ में आप लोग समझोगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे और इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। आपको ये दिमाग में रखनी है कि डी ऑर्बिटल जो न्यूक्लियर चार्ज को है अच्छे से रोक नहीं पाता, उसके थ्रू न्यूक्लियर चार्ज पार होता है, और न्यूक्लियर चार्ज पार होती है तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेता है, और तेजी से खींच लेता है तो साइज को छोटा कर देता है, साइज छोटा होता रहेगा। ओके, सिंपल में अभी इतना समझिए, गॉट इट। सारा एलिमेंट्स का डी, क्या बोल रहे हो बेटा? सर सारा एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल वीक होता है। डी और एफ हरदम वीक रहेगा, डी एफ का भी वही कहानी है, ठीक है ना, अंडरस्टूड, गॉट इट। तो डी ऑर्बिटल की जो Yes, sir. सील्डिंग होती है पुअर होती है, वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाता है। हम सोचते हैं जो लोहा का दीवार होगा पर खोखला दीवार है, से न्यूक्लियर चार्ज पार कर जाता है। ओके, वेरी सिंपल में ऐसा समझ, और रीजन आपको मिलेंगे बाद में। तो आपसे कोई पूछा जाए कि गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है कंपेयर टू एल्युमिनियम, बिकॉज पुअर सीलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अच्छा से सील नहीं करता है, ओके बेटा। और शायद मेरे मुंह से लास्ट लेक्चर में निकल गया था कि डी ऑर्बिटल अच्छे से सील करता है, तो सॉरी फॉर दैट, तो देख लेना कि डी ऑर्बिटल पुअर सीलिंग करती है, अच्छी सीलिंग। तो बेटा तो यस सर। अब देखो भैया कहानी ये है कि यदि मैं सेकेंड ग्रुप का बात करूं तो ये तो सही है, ये सही है कि गलत है? ग्रुप में तो ठीक ठाक है कहानी, ग्रुप में ये कहानी ठीक है। कौन से ग्रुप है? सेकंड ग्रुप। यदि सेकंड के बाद थर्ड ग्रुप का भी बात करूं तो स्कैंडियम, गेट्रियम और लैंथेनम, सही कहानी है। नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ओके। बट बेटा ये ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक कहानी सही है, वहीं ग्रुप 4 5 6 ट्रेंड्स आर डिफरेंट, ओके।
अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जब डी वाला सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ये ध्यान रखना कि ग्रुप 4, 5, 6 ट्रेंड्स आर डिफरेंट और दिस इज टू बी स्टडीड लेटर। ये बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं एक्सेप्शन बोल के पढ़ा दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ग्रुप 4, 5, 6 में एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। ओके, ग्रुप 4, 5, 6 में आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप बढ़ता है, उल्टा ट्रेंड हो जाता है। तो देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर दैट वी विल स्टडी लेटर। ओके, तो फिलहाल इसको लिख लो, ये वाला टू बी स्टडीड लेटर। जल्दी से इसको लिखो, आगे पढ़ेंगे। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। यस वीडियो क्लियर अब आया? नो सर, ठीक हो गया होगा, देखो ठीक है। नो सर, अभी भी नो नहीं आ सर, रहा। ब्लर आ रहा है। नो सर। यस सर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं रिकनेक्ट। दिख रहा है ना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन कौन बनाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, लॉजिक चलाओगे। देखो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ा अच्छा बात है। यदि आपको लग रहा है कि टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो ठीक है बेटा, दिमाग लगाओ। एक दिन में थोड़े क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। क्वेश्चन मेंस के और एडवांस के लेवल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 100% क्वेश्चन तो कभी नहीं बनता है। तो आपको दिमाग चलानी है, क्वेश्चन सब दिमाग वाली रहेगी। आपने सारे क्वेश्चन टेस्ट में बना लिए तब तो हो गया, मतलब क्या टेस्ट किया आपने। ओके, तो क्वेश्चन की लेवल अच्छी रहेगी, दिमाग लगाना टेस्ट में। ओके, यदि आप 50% to 60% क्वेश्चन बना ले रहे हो तो समझ लो कि यू आर स्ट्रांग ऑन कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो तो बताओ। वो क्या लिखे विच आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 दिया। व्हिच ग्रुप द एलिमेंट में बिलोंग? सेकंड ग्रुप। वाओ, गुड। क्या दिमाग है बताओ। देखो, गुड, आंसर इज गुड। अब इसमें दिमाग क्या चला है कोई बता सकता है? थोड़ा बेटा जो आंसर बताया वो बताओ। अरे किसने आंसर बताया, नाम तो बताओ। आंसर बता के चला गया। चलो, अरे किसने आंसर बताया अपना नाम तो बता दे। चलिए ठीक है, आप चलिए देखते हैं सेकंड ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। इसका रीजन क्या हो सकता है? आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ दो, क्या होता है दिमाग नहीं लगाना है। आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है। तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, बहुत कम एनर्जी लगी, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा निकाला तो उतना भी ज्यादा नहीं, 12.5 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो देख रहे हो कि बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। डिफरेंस देख रहे हो, काफी है, 42.5।
इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन किससे नहीं निकाल सकते। एक्चुअली देखो एक पल के लिए समझो कि ये x है, ठीक है ना, ये x एक एलिमेंट है, अब इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये x प्लस बना, तो ये जब तक स्टेबल नहीं हुआ तब तक ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। स्टेबल बोले तो नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा नहीं हुआ तब तक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन में भी ज्यादा ताकत नहीं लगा, पर वहीं अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो हाई एनर्जी लगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, फिर भी जबरदस्ती में एनर्जी देके निकाल रहे हैं। तो कौन ऐसा ग्रुप होता है दो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल देता है स्टेबिलिटी पाने सर सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप। वही आपको यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बस एनर्जी गैप चेक करनी है, ओके। तो यदि मानो कि कोई एलिमेंट है y, ठीक है ना, अब y प्लस में मानो वो 5 एनर्जी लिया, 5 एनर्जी, मैं एनर्जी लिख नहीं रहा हूं, अब y2 प्लस बनने में वो 200 एनर्जी ले रहा है, तो आप अंदेशा क्या लगा सकते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सर फर्स्ट ग्रुप। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप। उसको तो इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टेबल होने के लिए, पर दूसरा बार स्टेबल हो गया तो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा बन गया। अब उससे निकालना है तो बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, निकलेगी निकलेगी ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। अब चलिए देखते हैं एक मिटा दें इसको। हाईएस्ट आयन वैनेडियम, वैनेडियम पर 23 होता है ना, क्रोमियम, मैंगनीज या ये तीनों सर मैग्नीज का। हाँ, कोई रीजन दे सकता है मुझे? सर उसका मतलब एनर्जी निकालने में सर ज्यादा एनर्जी लूज होगा इलेक्ट्रॉन निकालने में। यस, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर मिनाल। वेरी गुड। देखो मिनाल, यदि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट चेक, तो ये क्या होगा, आर्गन 18 हो गया, फिर 4s2 3d3, यही ना होगा, 18 2 20 और 3 23। इसका मैं चेक करूं तो 4s2 3d4, इसका मैं चेक करूं तो 4s2 3d, नहीं ये गलत है, 4s1 और 3d5 और 4s2 3d5, यही है कॉन्फ़िगरेशन। सबको ध्यान है कि नहीं? आर्गन क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, 18 19 5 24, 18 19 20 5 25। अब देखिए इसको समझो थोड़ा ध्यान से। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 पूछा, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। तो ये डी कोई हाफ फील्ड तो नहीं है ना, डी का तो हाफ फील्ड होगा d5 और फुल फील्ड होगा d10, तो कोई ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, 3 इसका 3 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकल जाएगा। अब आप देखो क्रोमियम का 5, ठीक है ना, क्रोमियम का 5। अब मानो एक पल के लिए क्रोमियम तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, नो डाउट 5 है, बट इससे मानो कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और तीसरा भी निकल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी 3, एक बार एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो दूसरा भी निकल जाएगा, तीसरा भी। ओके, अब इसका कहानी देखो, इसमें क्या होगा बोलो जल्दी से, ध्यान से बोलो।
सर इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सर S से एक इलेक्ट्रॉन उसमें चल जाएगा फिर। नहीं, देखो बेटा, अब आपको कहानी थोड़ी समझनी है। इस तरह से समझोगे तो पूरा गलत समझा रहा हूं, और आप भी हाँ हाँ बोलते जा रहे हो। मैंने ये जो लिखा है ध्यान से सुनो, फटाक से कॉन्सेप्ट मत लगाओ। वही मैं देख रहा था कितने बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। लॉजिक पकड़ो बेटा, दिस इज ऑर्डर ऑफ फीलिंग, ये ऑर्डर ऑफ फीलिंग है, गलती मत करो, ये ऑर्डर ऑफ फीलिंग है। बट यदि इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था आपको, कैसे लिख दोगे, आर्गन 3d3 4s2 ऑर्डर में लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉन अब जब लूज होगी ना बेटा, तो ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन अब डी से नहीं निकलेगा, पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, एस से निकले, इस से निकलेगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3d5 4s2 होगा, ठीक है ना। अब इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d5 4s1 होगा, ऐसे हो, ठीक है ना। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की है। तो S से चलो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो D पे वही रिएक्शन चलेगा, ना तो हाफ फिल्ड ना तो फुल फिल्ड, तो इससे आप निकाल सकते हो। तो इससे निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। अब यदि मैं दूसरा देखूं तो देखो एक इससे आप निकाल लीजिए, 3d5 और 4s1, इससे एक निकाल लिए तो इससे भी बाकी दो आपका निकल गया, इससे एक निकाल लिए तो बाकी दो भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे देखो, देखो ये ध्यान से समझना, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दूसरा भी निकाल लिए, तो तीसरा निकालना इससे मुश्किल है। बोला है क्वेश्चन में थर्ड, पर इसका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी 2 काफी हाई होगा। समझ आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पर दूसरा जब निकालने जाओगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि हाफ फील्ड है, 3d5 हाफ फील्ड है। तो ये दिमाग में रखना है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 काफी हाई है, और क्वेश्चन में तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे दूसरा वो पहले ही निकलवा दिया, तो तीसरा निकलना तो और आसान। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और तीसरा का पूछा है, तो क्या तीसरा आसानी से निकलेगा? तीसरा वाला है होगा? नो सर, नो सर, नो सर, नहीं निकलेगा सर क्योंकि वो हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है ना। ये एक बड़ी ही अच्छी लॉजिकल क्वेश्चन है, तो समझ आई कि नहीं आप लोग? और हमेशा इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे ना बुर्बक जैसा ऑर्डर ऑफ फिलिंग से मत निकाल देना, क्योंकि बहुत बच्चे फटाफट बनाते चल जाते हैं, और जिसने आंसर दिया तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ बेटा, आपको करना चाहिए ना। ओके, लॉजिक कैसे पकड़ना है कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन लास्ट के बाद निकलेगा ना, पहले आउटर मोस्ट वो हो जाता है, आउटर मोस्ट सेल तो 4s ही है ना। ओके, समझ आई कि नहीं समझ आई? आ गया? यस सर। चलो